हम भारतीय संविधान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। किसके संदर्भ में? भारतीय संविधान के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ जो शब्दावली है ना, छोटी छोटी शब्दावली को हम समझेंगे। बिना शब्दावली, बिना टर्मिनोलॉजी के हम ना तो संविधान को समझ सकते हैं, ना ही हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं, ना ही इतिहास को समझ सकते हैं। सभी विषयों का एक टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे साइंस का होता है ना। तो छोटे छोटे शब्दों को हम समझते हैं। पहला शब्द हमारे सामने है संविधान। संविधान क्या होता है? यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अगर हम देखें तो विधान अलग है और संविधान अलग है। विधान मतलब होता है नियम, कानून, कानूनों का संकलन, नियमों का संकलन, एक दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी देश का संचालन होगा, विकास होगा, उसकी राजनीतिक सीमाएं होगी, उसकी भौगोलिक सीमाएं होगी, उसका पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ज्योग्राफिकल सिस्टम होगा, कैसे कैसे भौगोलिक भूभाग का अधिग्रहण होगा, कैसे हम किसी क्षेत्र को देंगे लेंगे, ये सारी चीज़ें उस नियमावली में होगी, उस विधान में होगा। हर एक देश का एक संविधान होता है। किसी का लिखित है, किसी का लिखित नहीं है। भारत का संविधान सबसे बड़ा, सबसे लिखित, विशालतम संविधान है, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। कौन सा संविधान कहते हैं? भारतीय संविधान, जिसके माध्यम से हमारे देश का संचालन होता है। ये जो व्यवस्थाएं संचालित हो रही है राजनीतिक दलों के माध्यम से, जो राजनीतिक दल सरकार के रूप में आते हैं और सरकार के रूप में जो कार्य करते हैं, वो सभी क्या है? वो संविधान के माध्यम से, संविधान के तहत स्थापित संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से देश का संचालन कर रहे हैं। कोई भी पद, प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, जितने भी संवैधानिक पद हैं वो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित है। ठीक है? और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के नियमों और संविधान के तहत ही देश का संचालन होता है। क्लियर है? हम बात करते हैं कि एक शब्द है संवैधानिक, एक है विधिक। एक है संवैधानिक और विधिक, लीगल और है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान को इंग्लिश में क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। संवैधानिक क्या और विधिक क्या है? हमारे भारतीय संविधान में जिन संस्थाओं का, जिन आयोगों का, जिन संगठनों का, जिन पदों का उल्लेख संविधान में किया गया है, वो संवैधानिक कहलाते हैं। जैसे वित्त आयोग, आर्टिकल 280 संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक संस्था है। लेकिन महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग संवैधानिक नहीं है, विधिक है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित है। भारतीय संसद में अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के तहत इस संस्था को स्थापित किया गया। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विधिक तो है लेकिन संवैधानिक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक विधिक है, लीगल बॉडी है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का पद संवैधानिक नहीं है, विधिक है, लीगल है। लेकिन राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, सीएजी का पद, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी का पद, ये सारे पद संवैधानिक है, क्योंकि इनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। क्लियर है? ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम आ रहे हैं। संविधान में भाग हैं और भाग के अंतर्गत अनुच्छेद है। 22 भाग हैं। हर एक भाग का संविधान सभा के द्वारा रखा जाना एक दूरदर्शी सोच
और भारतीय सामाजिक संरचना के अनुसार उनको समावेशन किया गया है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार ली गई पोटलियों की थैली है। उधार ली गई पोटलियों की थैली है। उधार ली गई पोटलियों की थैली मतलब जो अवधारणाएं, जो भाग है, वो किसी न किसी देश से विपरीत है। बिल्कुल 10 से 11 ऐसे देश हैं जिससे हमने भारतीय संविधान में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ली है, लेकिन उनमें संशोधन करके लिया है। जैसे कि द्विसदनात्मक पद्धति, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, ये हमने ब्रिटेन से ली है। मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली है, लेकिन उनमें हमारे यहाँ की स्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके उनको समाहित किया गया है। और हमारे भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा ब्रिटेन की पद्धतियों का प्रभाव है। जैसे वर्तमान पुलिस व्यवस्था कहीं न कहीं ब्रिटिश की देन है, ब्रिटेन की पद्धति है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उपनिवेश काल का भारतीयों के लिए, लगभग 75% से ज़्यादा आर्टिकल उसके ऐसे कैसे लिए गए हैं। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता, भारतीय भौगोलिक स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप, भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के विद्रोह के कारण, बहुत ही मशक्क़त के पश्चात, बहुत ही कश्मकश के पश्चात उसकी परिणति हुई। इस कारण से उस अधिनियम का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक है। मिस्टर सोना नहीं है, ठीक है, क्लियर आ रहा समझ में। इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार ली गई पोटलियों की थैली है। अब आते हैं भाग। हर एक भाग किसी न किसी उद्देश्य से रखा गया है। जैसे भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र में कैसे बदलाव होगा, भारत का, हमारे इस देश का नाम कैसे लिया गया है, भारत का नाम भारत कैसे है, इंडिया कैसे है, कैसे इस क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, आंतरिक परिवर्तन कैसे होंगे, बाह्य परिवर्तन कैसे होंगे, ये सारे परिवर्तनों का संदर्भ या जानकारी हमें भाग 1 से मिलती है। भाग 2 नागरिकता, उपनिवेश काल से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए विभाजन के दौरान, भविष्य में जो पीढ़ियां हैं, जो ऐसे लोग जो विदेशों में चले गए, उनके पोते पोती, नाते नाती, या बहुत सारे लोग जो विदेशों में जा के बस गए हैं, वो इन फ्यूचर कैसे भारत में की नागरिकता लेंगे, इन सभी चीज़ों का उल्लेख नागरिकता में है, भाग 2 में है। और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संसद ने समय समय पर भारतीय नागरिकों को महत्व देने के संदर्भ में जो एक समय भारत से चले गए हैं या जा रहे हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। और कहीं न कहीं वर्तमान में आपने सुना हो कि अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो ये हम इसलिए मनाते हैं कि जो ऐसे नागरिक भारत से चले गए हैं, दूसरे देशों की नागरिकता उन्होंने ग्रहण की है, वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। एज ए लक्ष्मी मित्तल, ऐसे लोगों को भारत के प्रति फिर से जोड़ना, उनका जो धन यूरोप में लगा है, उस धन को भारत के विकास में लाना, और यहाँ भी उनके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में भारत के लिए कहीं न कहीं भूमिका निभाने के लिए प्रयास करना, ठीक है। विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं। क्लियर है। हर एक भाग किसी न किसी उद्देश्य से है। मैंने कहा है आपको, संविधानिक में बदलाव हो, हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है, सर्वज्ञ, कि भारतीय संविधान लचीला, कठोर। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन हो सकता है। भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान सभा है,
उन्हें जो दूरदर्शी सोच कि समाज की संरचना में बदलाव होगा, समाज बदलेगा, समाज की आवश्यकताओं में बदलाव होगा, आवश्यकताएं बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में भाग 20 रखा है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, उन्हें मालूम था भारतीय समाज में बदलाव होगा, हो रहा है। देखिए आप, नित्य प्रतिदिन हमारे भारतीय संविधान में हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बदलाव हो रहा है। किसने सोचा था कि भारतीय सामाजिक लोग जो संस्कृति के नाम से, सभ्यता के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, आज वर्तमान भारत में लिविंग रिलेशनशिप नामक एक रिश्ता जो उत्पन्न हुआ है इस भारतीय समाज से, ऐसा होगा। लेकिन हमारी संविधान सभा में के जो लोग बैठे हुए थे संविधान सभा में, जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी वाले सोच वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इसीलिए इस बदलते समाज की संरचना को सोचते हुए भारतीय संविधान का भाग 20 रखा है, जबकि संविधान में बदलाव हो और सामाजिक संरचना के अनुसार संविधान संशोधन किया जा सके। क्लियर है। आर्टिकल 368 में भारतीय संसद को भारतीय संविधान ने संशोधन की शक्ति दी है। प्रक्रिया प्लस शक्ति है, प्रोसेस एंड पावर दोनों भारतीय संसद के पास है ना। न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बीच में और भारतीय संसद के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन अंतिम रूप से मान लिया गया है न्यायालय के द्वारा कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे बातें न्यायालय ने भी कही है कि पूरा नहीं कर सकते, आधारभूत ढांचा जो है वो बदलना नहीं चाहिए। और हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है, इसीलिए हम आज अनेकता में एकता, विविधता, हर 10 कदम पर बोली, पहनावा, वेशभूषा, संस्कृति में और कल्चर में बदलाव आ जाता है तो 3,08,245 तो मध्य प्रदेश का ही क्षेत्रफल है, तो भारत का कितना बड़ा होगा। फिर भी हम इस विविधता के साथ हम बहुत सफल रूप से इस लोकतंत्र में जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की स्थापना शांति प्रक्रिया से हुई है, शांति से हुई है। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कारण हैं। चले, हम यहाँ भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कुछ शब्द हैं जो आपको समझना जरूरी है। हम इन भाग में अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अनुच्छेद। आप समझते हैं अनुच्छेद क्या होता है, धारा क्या होती है, सेक्शन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, धारा को सेक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कह सकते हैं कि हर जगह किसी को भी धारा, सेक्शन, आर्टिकल कह देते हैं। जैसे कि अखबार में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि धारा 370 धारा नहीं है। सुभाष कश्यप साहब जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान के भाग में जो नियमों का क्रम है वो क्या कहलाता है? अनुच्छेद कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टिकल है वो। और इन अनुच्छेदों से अभिप्रेरित होकर भारतीय संसद समय समय पर समाज के लिए अधिनियम पारित करती है, लॉ लाती है, विधि लाती है, एक्ट लाती है। जिसे इंग्लिश में एक्ट कहा गया है, उसे एक्ट कहा गया है। और इस एक्ट के अंदर जो नियमों का क्रम है वो धारा कहलाते हैं। जैसे आईपीसी की धारा, जैसे कि सिविल एक्ट जो आपका है एमपीपीएससी की परीक्षा जो प्री में है, प्लस सिलेबस में था, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955, तो इसमें धारा है, सेक्शन है। यह अधिनियम किससे प्रेरित हुए? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। सुन रहे हैं आप सर्वज्ञ जी? नींद निकाल के मान लिया आप क्लास में। अस्पृश्यता का अंत, लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार के हेड में आर्टिकल 17 दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत है।
अस्पृश्यता के अंत को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में समाहित किया गया, फिर भी नहीं हुआ, तो स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद के द्वारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में, एससी कैटेगरी के संदर्भ में कौन सा एक्ट लाए? नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955। लेकिन इसके प्रावधान कमजोर थे, तो हमें छुआछूत समाप्त करना था और अच्छे से, है ना। तो हम एक और एक्ट लेके आए, इसके नियम शिथिल होने के कारण, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, और इसमें हमने समाज के एक वर्ग को और जोड़ दिया, ट्राइबल को जोड़ दिया, जिसे जनजाति कहा जाता है। क्लियर है? तो ऐसे सेक्शन और अनुच्छेद में अंतर है। जो अधिनियम आते हैं हर भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद से अभिप्रेरित होकर अधिनियम आते हैं। जैसे कि जीएसटी एक्ट जो आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक अधिनियम है, वो केंद्र राज्य वित्तीय सम्मान आर्टिकल 252 से अभिप्रेरित होकर आया है। क्लियर है? कंप्लीट। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी हमें याद होना चाहिए। आर्टिकल क्या होता है हमने समझा, संविधान क्या होता है हमने समझा। हम आगे बात करते हैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। आपने सुना होगा चुनाव। चुनाव क्या होता है? चुनाव कितने प्रकार से होते हैं, है ना। चुनाव के हमारे संविधान में या हमारे यहाँ जो 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है आम चुनाव होता है ना। आम चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। जब कार्यकाल पूरा हो जाए, लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल है, लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना है? 5 साल है। सरपंच का कार्यकाल कितना है? आपदा के संबंध में वैश्विक आपदा अभी आई थी कोरोना, तो हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के पंचायती चुनावों को बढ़ा दिया गया है। बाकी ऐसी सामान्य परिस्थितियों में भी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? जब ऐसी स्थिति में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और फिर से चुनाव होते हैं, तो उसे आम चुनाव कहते हैं। कौन सा चुनाव कहते हैं? दूसरा चुनाव है आपका उपचुनाव। यदि किसी लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, सरपंच का पद, विधायक का पद, चुनाव हो गए 2014 में, 19 में भी हो गए थे मध्य प्रदेश में, लेकिन एकाएक कांग्रेस सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद कमलनाथ जी ने शपथ ली, लेकिन कुछ समय पश्चात पार्टी में आंतरिक द्वंद्वात्मक स्थिति बन गई, वैचारिक द्वंद्व और आपसी मतभेदों के कारण विभागों के बंटवारे को लेकर, लाभ को देखते हुए, निजी व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए, कुछ उम्मीदवारों ने जो निर्वाचित थे और कुछ पदों पर आसीन भी थे, उन्होंने सरकार, जिस सरकार में वो थे, जिस राजनीतिक पार्टी के दल से वो जीते, चुनाव चिन्ह से जीते, है ना, उन्होंने उस पार्टी की सदस्यता को समाप्त कर दिया। स्वयं से भाग गए, ढूंढा लोगों ने, दक्षिण भारत में भी गए, जीतू पटवारी गए, दिग्विजय सिंह गए। ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र हुआ मध्य प्रदेश में और एकाएक उन 22 लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में 22 सीटें फिर से चुनाव होता है, तो ऐसे चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। जब सदस्य पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए या खुद निष्कासित हो जाए, अपनी इच्छा से मर जाए, दिवालिया हो जाए, विक्षेपित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे चुनाव क्या चुनाव कहलाएंगे? उपचुनाव कहलाते हैं। क्लियर है? मध्यावधि चुनाव, तीसरा चुनाव, मध्य की अवधि में कार्यकाल पहले पूरा नहीं हुआ और विपक्ष पार्टी ने यह कहा कि आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत सिद्ध कीजिए। ऐसा एक बार हुआ है 98 में, 13 दिन के लिए अटल जी की सरकार बनी, फिर 13 महीने की बनी और फिर पूरे कार्यकाल की बनी गठबंधन से। लेकिन अटल जी के द्वारा और वर्तमान सरकार के सदस्यों के द्वारा ये निर्णय लिया गया
5 वर्ष पहले होने से पहले ही चौथे वर्ष के लास्ट में कि हम अच्छी स्थिति में हैं, देश के नागरिक हमारे फेवर में हैं और हमें चुनाव करवाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। ये मध्य की अवधि में चुनाव हो गया, मध्य की अवधि में मध्यावधि चुनाव। और कभी कभी पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि जब गठबंधन सरकार होती है तब उसे कहा जाता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करें, और ये तभी होता है जब पार्टी के अंदर कलह चल रहा हो, अल्पमत की सरकार हो, गठबंधन सरकार हो, एक से अधिक दल मिलकर राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष राजनीतिक जोड़ तोड़ करता है और अविश्वास प्रस्ताव लाता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। क्लियर है? ऐसी स्थिति में भी मध्यावधि चुनाव होते हैं, याद रहेगा। चले आगे और टर्मिनोलॉजी पे हम चर्चा करते हैं। अगला शब्द है आपके लिए बिल। क्या होता है बिल? बिल क्या होता है? आप नींद क्यों निकाल रहे हैं? आप भी नींद निकाल रहे हैं, आप भी निकाल रहे हैं। क्यों भाई, क्लास में ये 2-3 लोग पीछे से नींद क्यों निकाल रहे हैं? बिल क्या होता है? बिल क्या होता है पार्टनर जी? बिल कानून का कच्चा मसौदा बिल कहलाता है। कानून का कच्चा मसौदा बिल कहलाता है। ठीक है ना? जो मंत्री लोग होते हैं, जो सरकार में होते हैं, वो जनता के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं या कुछ विधि या कुछ लॉ लाना चाहते हैं। केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह सरकार के द्वारा एक अधिनियम बहुत अच्छा बनाया गया था, जो बहुत बेहतरीन अधिनियम था और है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के संदर्भ में मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, क्या बोलते हैं उसको, है ना? मतलब उन्होंने एक सोचा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कैसे करें, है ना? जो अधिकारी, जो नौकरशाही होते हैं, वो अपने पदों का दुरुपयोग करके आम जनता से आर्थिक शोषण कर भ्रष्टाचार करते हैं कार्य संपादन के संदर्भ में। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मध्य प्रदेश की जो लोक सेवक हैं उन्हें जनता के प्रति जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से एक एक्ट लेके आए, वो अधिनियम लेके आए, विधि लेके आए, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। लोक, आप कॉन्स्टिट्यूशन में लोक शब्द को समझिए। क्या है लोक? लोकतंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी, लोक सेवा मतलब जनता की सेवा, उनको जवाबदेही कर दिया, है ना? तो कानून का उन्होंने एक रफ आइडिया दे दिया, उन्होंने एक रफ आइडिया प्रस्तुत किया, और वो जब रफ आइडिया, हम ये कह सकते हैं कि जो कानून का जो कच्चा मसौदा था, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट, वो एक आइडिया प्रस्तुत हुआ, वह आइडिया एक विधि बना। कैसे? उसकी प्रकृति के अनुसार सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत से उसे सदन में पारित किया गया। ठीक है? जब वो पारित हो गया तो या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिग्नेचर लगते हैं। केंद्र का कानून होता तो राष्ट्रपति की स्वीकृति, अंतिम स्वीकृति, और राज्य हो तो राज्यपाल, और उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। कानून का कच्चा मसौदा बिल कहलाता है, लेकिन जब वह बिल अपनी प्रकृति के अनुसार सदन में पारित होकर राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात गजट में प्रकाशित हो जाता है तो वो एक्ट कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। आ रहा समझ में, है ना? जैसे कि जीएसटी अधिनियम लाया गया, है ना? मध्य प्रदेश सरकार है, नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई अधिनियम ला रही है, हम देख रहे हैं। क्लियर है? वो सारे अधिनियम कहीं ना कहीं जो है वो कानून का कच्चा मसौदा रहता है। किसी में सामान्य बहुमत, किसी में विशेष बहुमत, किसी में अति विशेष बहुमत लगता है। जैसे कि हमारे देश के संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं, राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं, पंचायती राज अधिनियम बहुत ही लंबा सफ़र रहा, 92 में जाके पारित हुआ अति विशेष बहुमत से,
है ना, क्योंकि उसका संबंध राज्यों से भी था, इसलिए राज्यों की वोटिंग भी जरूरत थी उसमें। क्लियर है? चले आगे बात करें अपन। लेकिन बिल दो प्रकार के होते हैं, सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल। कितने प्रकार के? दो प्रकार, सरकारी और। जब उस कानून के कच्चा मसौदा जो होता है उसे मंत्री परिषद में से कोई प्रस्तुत करता है। क्या शब्द आया आपके जीवन में? मंत्री परिषद। कौन सा शब्द है? केंद्र में भी मंत्री परिषद होती है, राज्य में मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद क्या है, पहले आप इसको समझिए। जब चुनाव होते हैं और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत दल का नेता या तो मुख्यमंत्री बनेगा या फिर प्रधानमंत्री बनता है। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री। इस मुख्यमंत्री के एक सलाहकारी बॉडी होती है जो हर एक विभाग का प्रमुख होता है उस बॉडी में। उपनिवेश काल में इसे पोर्टफोलियो कहा जाता था, विभागों के प्रमुख। और स्वतंत्र भारत में, भारतीय संविधान में इसे मंत्री परिषद कहा गया। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग का प्रमुख। रक्षा मंत्री, रक्षा विभाग का प्रमुख। क्लियर है? मंत्री परिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री, जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा गया है, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उपराज्य मंत्री। क्लियर है? लेकिन ये वही लोग होते हैं जिस पार्टी का बहुमत होता है। अब काफ़ी समय से ऐसे लोग जो है पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसे पद की जो है गरिमा पे बिठाया जाता है। क्लियर है? राज्य में भी ऐसा ही होता है। चले आगे। ये है मंत्री परिषद। इन मंत्री परिषद सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति बिल रखता है, उस बिल को प्रस्तुत करता है, तो उसे कहते हैं सरकारी बिल। कौन सा बिल कहते हैं? लेकिन यदि मंत्री परिषद को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति, अन्य सांसद बिल रखेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से है, वर्तमान में एनडीए से है, क्योंकि एनडीए की सरकार है, गठबंधन सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन, समझ लो, तो भी वह बिल गैर सरकारी बिल होगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि मंत्री परिषद में से किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा, किसी गण के द्वारा बिल रखा जाता है तो वो सरकारी होता है। लेकिन यदि मंत्री परिषद के सदस्य के द्वारा वह बिल नहीं रखा गया है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी से है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे जो भी वर्तमान में सांसद अनिल जी फिरोजिया जी है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, उन्होंने कोई बिल रखा तो वह बिल गैर सरकारी बिल होगा। कौन सा होगा? गैर सरकारी बिल होगा। इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे।